नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। गत रोज मुंबई स्थित सह्याद्री अतिथि गृह में राकापा सुप्रीमो व सांसद शरद पवार तथा राज्य के परिवहन मंत्री अनिल परब द्वारा राज्य परिवहन निगम कर्मचारियों के 22 संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की गई थी, जिसमें 2 माह से चली आ रही रापनी कर्मियों की हड़ताल को खत्म करने पर एक तरह से आम सहमति बन गई थी, जिसकी जानकारी बैठक के बाद बुलाई गई पत्रवार्ता में दी गई। ऐसे में उम्मीद थी कि संभवतः आज मंगलवार 11 जनवरी से राज्य परिवहन निगम कर्मचारियों की हड़ताल खत्म हो जाएगी और राज्य में एक बार फिर सड़कों पर सरकारी ST बसें दौड़ती दिखाई देंगी। लेकिन उम्मीद से विपरीत ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और अमरावती शहर व जिले सहित समूचे राज्य में रापनी कर्मियों की हड़ताल व दुखड़ा आंदोलन बदस्तूर जारी रहे। इस बारे में स्थानीय मध्यवर्ती बस थाना के सामने आंदोलन कर रहे रापनी कर्मचारियों का कहना रहा कि यह आंदोलन किसी दल अथवा संगठन का नहीं है और सरकार से बातचीत करने हेतु किसी भी संगठन को अधिकृत भी नहीं किया गया है। जिन संगठनों के नेताओं व प्रतिनिधियों ने कल मुंबई जाकर बैठक में हिस्सा लिया, उनका रापनी कर्मचारियों के साथ कोई लेना देना नहीं है। ऐसे में कल की बैठक में चाहे जो फैसला हुआ हो वह रापनी कर्मचारियों पर कतई लागू नहीं है। अतः रापनी कर्मियों द्वारा अपनी हड़ताल को विलीनीकरण की मांग पूरी होने तक बदस्तूर जारी रखा जाएगा। नमस्कार, अमरावती आघाडी क्रमांकामधून मी संजय मालवी आहे। जोही आमचा जोपर्यंत विलीकरण होत नाही तोपर्यंत आम्ही मागे येणार नाही किंवा आमचा दुखडा संप हा तुटणार नाही। आमचा जोपर्यंत विलीकरण होणार नाही तोपर्यंत या मुद्द्यावर आम्ही ठाम आहे। जातं तर शासनात नाही तर मशनात। कोविड वायरस के लगातार फैलते संक्रमण व ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे को देखते हुए भारतीय रेल प्रशासन द्वारा अब एक बड़ा फैसला लिया गया है। इसके तहत 10 जनवरी के बाद उन्हीं लोगों को रेल यात्रा की अनुमति रहेगी जिन्होंने कोविड प्रतिबंधात्मक वैक्सीन के दोनों टीके लगवा लिए हैं। इस संदर्भ में दक्षिण रेलवे द्वारा जारी की गई गाइडलाइन में साफ तौर पर कहा गया कि केवल एक टीका लगवाने वाले अथवा एक भी टीका नहीं लगवाने वाले लोगों को रेल यात्रा करने की अनुमति कतई प्रदान नहीं की जाएगी। आज संभाग के अकोला जिले में कोविड संक्रमण को लेकर हालात काफी विस्फोटक हो गए, जब 24 घंटे के दौरान कोविड टेस्ट के जरिए अकोला में 199 नागरिकों की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई। साथ ही आज समूचे संभाग में कुल 396 कोविड संक्रमित मरीज पाए गए, जिसके चलते पूरे संभाग में जबरदस्त हड़कंप देखा जा रहा है। वहीं आज अमरावती जिले में 91 लोगों की कोविड टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके साथ ही अब जिले में एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 497 पर जा पहुंची है। इन एक्टिव पॉजिटिव मरीजों में मनपा क्षेत्र के 405 तथा ग्रामीण क्षेत्र के 92 मरीजों का समावेश है। इसमें से 27 मरीज कोविड अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं मनपा क्षेत्र में 384 व ग्रामीण क्षेत्र में 86 मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। वहीं विगत 24 घंटे के दौरान अमरावती जिले में 39 संक्रमितों को कोविड मुक्त हो जाने के चलते कोविड अस्पताल से डिस्चार्ज दिया गया। बीते 24 घंटे के दौरान जिले में 1186 संदिग्धों के थ्रोट स्वर सैंपलों की जांच की गई, जिसमें से 7.67% की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। यह हाल फिलहाल के दिनों का सर्वाधिक पॉजिटिविटी रेट है। वहीं इस समय कोविड संक्रमित मरीजों के कोविड मुक्त होने का प्रमाण 97.83% है। विगत कुछ दिनों से रिकवरी रेट में लगातार कमी आ रही है। आज समूचे संभाग में कुल 396 कोविड संक्रमित मरीज पाए गए, जिनमें अकोला के 199, यवतमाल के 34, बुल्ढाना के 52 तथा वाशिम के 20 व्यक्तियों का समावेश रहा। वहीं बीते 24 घंटे के दौरान संभाग में 76 मरीज कोविड मुक्त हुए, जिनमें अकोला के 20, यवतमाल के 11, बुल्ढाना के 3 व वाशिम के 3 लोगों का समावेश है। कोविड संक्रमण को फैलने से रोकने और हालात को नियंत्रित करने के लिए जिलाधीश पवनीत कौर ने कल सोमवार 10 जनवरी से समूचे जिले में कोविड प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करने के साथ ही दिन के समय जमावबंदी लागू कर दी है। इसके तहत अब सुबह 5 से रात 11 बजे तक शहर से जिले में कहीं पर भी 5 अथवा 5 से अधिक लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते। किंतु जिस जिलाधीश कार्यालय से यह आदेश जारी हुआ है, खुद उसी जिलाधीश कार्यालय में इस आदेश का पालन नहीं हो रहा। जिलाधीश कार्यालय एवं आसपास स्थित सरकारी कार्यालयों में इस समय जमकर भीड़भाड़ वाली स्थिति देखी जा रही है, जिसमें से अधिकांश लोग मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं कर रहे। वहीं दूसरी ओर आम जनता से इन्हीं नियमों के उल्लंघन के मामलों को लेकर कार्रवाई करते हुए प्रशासन द्वारा दंड वसूल किया जा रहा है। कोविड वायरस के लगातार बढ़ते संक्रमण को रोकने हेतु मनपा प्रशासन द्वारा बेहद कड़ाई के साथ कोविड प्रतिबंधात्मक उपाय योजनाओं पर काम किया जा रहा है। इसके तहत कोविड प्रतिबंधात्मक निर्देशों का उल्लंघन करने वाले लोगों पर मनपा के पथकों द्वारा दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत गत रोज मनपा के पथक ने कृषि उत्पन्न बाजार समिति की सब्जी मंडी में बिना मास्क पहने घूमने वाले सब्जी विक्रेताओं सहित यहाँ पर खरीदारी हेतु आने वाले ग्राहकों सहित सब्जी मंडी के कर्मचारियों पर दंडात्मक कार्रवाई की और इस समय कृषि उत्पन्न बाजार समिति पर भी 10,000 रुपये का दंड लगाया गया। जिले की सांसद नवनीत राणा द्वारा सतत किए जाते प्रयासों के चलते बेलोरा विमानतल के प्रलंबित कामों को पूरा करने के साथ ही यहां से घरेलू उड़ानों को शुरू करने हेतु केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 75 करोड़ रुपए की निधि आवंटित की है। साथ ही भारतीय विमानतल प्राधिकरण द्वारा उड़ान योजना अंतर्गत ATR 72 विमानों के परिचालन हेतु अलायंस एयर को लाइसेंस भी दिया गया है। ऐसे में बहुत जल्द बेलोरा विमानतल से घरेलू उड़ानें शुरू होती दिखाई देने की उम्मीद है।
राज्य की महिला व बाल विकास मंत्री तथा जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर द्वारा जानकारी दी गई है कि जल जीवन मिशन अंतर्गत जिले के ग्रामीण क्षेत्रों हेतु महत्वपूर्ण साबित हो सकने वाली विविध प्रादेशिक जलापूर्ति योजना के कामों हेतु 300 करोड़ से अधिक की निधि को सरकार द्वारा प्रशासकीय मान्यता दी गई है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक घर तक नल के जरिए पानी पहुँचाने का लक्ष्य तय किया गया है और इस काम को अभियान के तौर पर पूरा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि वे इस संदर्भ में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, मुख्यमंत्री अजित पवार, राजस्व मंत्री बालासाहब थोरात, जलापूर्ति और स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटिल से लगातार संपर्क में थी, जिसके चलते महत्वपूर्ण जलापूर्ति योजनाओं के लिए 300 करोड़ 62 लाख रुपए की निधि को प्रशासकीय मान्यता प्राप्त हुई है। विगत दिनों राज्य की महिला व बाल विकास मंत्री तथा जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने फेसबुक पोस्ट के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक पोस्ट शेयर की थी, जिसके संदर्भ में राज्य के पूर्व कृषि मंत्री तथा भाजपा नेता डॉक्टर अनिल बोंडे द्वारा कहा गया कि पीएम मोदी की सुरक्षा में अक्षम्य गलतियां करने के बाद भी पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी बेतुकी बयानबाजी कर रहे हैं। उनकी मजबूरी को एक बार के लिए समझा भी जा सकता है, किंतु महाराष्ट्र जैसे सुसंस्कृत राज्य में अमरावती की पालक मंत्री यशोमती ठाकुर भी बेसिर पैर का वक्तव्य देने में पीछे नहीं है, जो अशोभनीय है। ऐसे में पालक मंत्री यशोमती ठाकुर को चाहिए कि वे चन्नी जैसे नेताओं का अनुकरण न करें और कोई भी बेतुका बयान न दें। गुलाबी ठंड वाले इन दिनों में विदर्भ क्षेत्र में अकस्मात ही बेमौसम बारिश का आगमन हुआ, साथ ही कई स्थानों पर जमकर ओलावृष्टि भी हुई, जिसकी वजह से ठंड का प्रमाण काफी अधिक बढ़ गया है। वहीं आगामी 14 जनवरी तक विदर्भ क्षेत्र में बारिश और ओलावृष्टि होने का अनुमान जताया गया है, जिसका सीधा मतलब है कि विदर्भ क्षेत्र पर एक बार फिर आसमानी संकट मंडरा रहा है, क्योंकि इस बेमौसम बारिश की वजह से रबी सीजन की फसलों का बड़े पैमाने पर नुकसान होने का अनुमान है। साथ ही इस बेमौसम बारिश व ओलावृष्टि की वजह से आम जनजीवन भी बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो चला है। मौसम विभाग द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक 11 व 12 जनवरी को अमरावती, अकोला, वाशिम व बुल्ढाना जिलों में कुछ स्थानों पर तेज गड़गड़ाहट के साथ हल्के व मध्यम स्तर की बारिश होने की संभावना है। वहीं 13 व 14 जनवरी को समूचे विदर्भ क्षेत्र में अधिकांश स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश होगी। इस दौरान कई स्थानों पर ओले बरसने की संभावना भी जताई गई है। करीब 9 माह पूर्व कोविड प्रतिबंधात्मक वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके फ्रंटलाइन वर्कर, हेल्थ केयर वर्कर्स व बुजुर्ग नागरिकों को सोमवार 10 जनवरी से प्रतिबंधात्मक वैक्सीन का बूस्टर डोज लगाए जाने की शुरुआत की गई। इसके पहले ही दिन अमरावती शहर सहित जिले में 650 लाभार्थियों को बूस्टर डोज लगाया गया। अमरावती शहर में स्थानीय परिचारिका प्रशिक्षण केंद्र पर बूस्टर डोज के टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी, जहाँ पर टीका लगवाने हेतु पात्र लाभार्थियों की कतारें देखी गई। कोविड संक्रमण की एक बार फिर बढ़ती रफ्तार के मद्देनजर जिला सामान्य अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट को शुरू करने के काम ने रफ्तार पकड़ ली है और यहां पर 1000 लीटर लिक्विड ऑक्सीजन की क्षमता वाले ऑक्सीजन प्लांट को स्थापित करने का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ ने अपने अख्तियार में आने वाले महाविद्यालय की कक्षाओं को आगामी 15 जनवरी तक ऑनलाइन तरीके से चलाने का निर्णय लिया है। इस संदर्भ में जारी किए गए आदेश में कहा गया कि राज्य सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देशों के मद्देनजर आगामी 15 फरवरी तक सभी स्कूलों व कॉलेजों को बंद रखने की बात कही गई है। ऐसे में विद्यार्थियों की कक्षाएं ऑनलाइन तरीके से चलाई जाएंगी। वहीं कर्मचारियों के लिए 50% उपस्थिति का नियम बनाया गया है। मनपा के सभागृह नेता तुषार भारती ने राज्य सरकार व जिला प्रशासन द्वारा कोविड प्रतिबंधात्मक उपायों को लेकर जारी की गई अधिसूचना पर अपनी आपत्ति दर्ज कराते हुए जिलाधीश पवनीत कौर से जानना चाहा कि कक्षा 10वीं व 12वीं सहित कॉलेजों की कक्षाओं को बंद कराने का औचित्य क्या है। तुषार भारती के मुताबिक इससे पहले जब स्कूल व कॉलेज को खोलने की अनुमति दी गई थी, तब 15 से 18 वर्ष आयु गुट वाले किशोर वयीनों के लिए टीकाकरण की सुविधा ही उपलब्ध नहीं थी, किंतु अब इस आयु वर्ग के शालेय व महाविद्यालयीन छात्र छात्राओं का टीकाकरण हो रहा है और उन्हें कोवैक्सीन की पहली डोज लगाई जा रही है, जिसके लिए बाकायदा स्कूल व कॉलेजों में टीकाकरण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। ऐसे में यदि स्कूल व कॉलेज को पूरी तरह से बंद करवा दिया जाता है तो इस आयु वर्ग के किशोर वयीनों के टीकाकरण का काम भी प्रभावित होगा। केंद्र सरकार द्वारा 3 साल पहले शहरी इलाकों में बढ़ती जहरीली व प्रदूषित हवा को नियंत्रित करने के लिए करोड़ों की लागत वाले राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम यानी NCAP को शुरू किया गया था, लेकिन 3 वर्ष बाद अधिकांश शहरों में हालात जस के तस हैं और वायु प्रदूषण के स्तर में कोई बदलाव या सुधार नहीं देखा गया है। किंतु इन 3 वर्षों के दौरान महाराष्ट्र के सर्वाधिक 18 शहरों को वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए चुना गया है। इस सूची में अमरावती शहर का नाम भी शामिल है। इसे अमरावती शहर के लिए बड़ी उपलब्धि कहा जा सकता है। संत श्री सीताराम दास बाबा की पुण्यतिथि के अवसर पर स्थानीय राधा कृष्ण मंदिर में भगीरथ पांडे महाराज द्वारा विधिवत बाबा का दुग्धाभिषेक कराया गया। इस अभिषेक में बाबा की कृपा पात्र शिष्या सुश्री मंगलाश्री जी, सुधाश्री, माहेश्वरी देवी सहित कई भाविक श्रद्धालुगण उपस्थित थे। वो कहता नए माने आयुध मानो वो कुमानो सेवी का मानो वीरान भाविनो ओ भाना
महाराष्ट्र राज्य समुदाय स्वास्थ्य अधिकारी संगठन की जिला शाखा द्वारा जिला परिषद सीईओ अभिषेक पंडा को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि समुदाय स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा कोविड संक्रमण काल के दौरान अपनी जान को खतरे में डालकर स्वास्थ्य प्रशासन के निर्देश पर काम किया गया, किंतु उनके कामों का कहीं पर भी कोई उल्लेख नहीं किया गया। साथ ही उन्हें विगत 7 माह का भत्ता और 2 माह का वेतन भी अदा नहीं किया गया है। ऐसे में समुदाय स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा 13 जनवरी से काली फीत लगाकर मूक आंदोलन शुरू किया जाएगा और 17 जनवरी को जिला परिषद मुख्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया जाएगा। किसानों को उनकी उपज का लागत मूल्य के आधार पर मूल्य मिलना सुनिश्चित किए जाने की मांग को लेकर आज भारतीय किसान संघ द्वारा सभी जिला व तहसील मुख्यालयों पर राष्ट्रव्यापी धरना प्रदर्शन किया गया। साथ ही जिलाधीश व तहसीलदार के जरिए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी भिजवाया गया। इस ज्ञापन में कहा गया कि किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य प्रदान किए जाने को कानूनी स्वरूप प्रदान किया जाए। शिवसेना के महानगर प्रमुख पराग गुर्दे ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल शिवसेना द्वारा अपने अकेले के दम पर महानगर पालिका का चुनाव लड़ने की तैयारी की जा रही है और पार्टी प्रमुख व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा किसी अन्य दल के साथ गठबंधन करने को लेकर कोई अंतिम फैसला किया जाएगा। गुर्दे के मुताबिक फिलहाल किसी अन्य दल के साथ युति अथवा आघाड़ी करने को लेकर मुंबई या अमरावती स्तर पर किसी दल के साथ कोई चर्चा या समझौता नहीं हुआ है। ऐसे में शिवसेना की महानगर इकाई अपने अकेले के दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। परतवाड़ा से शेगांव जाते समय देवरी फाटे से रौंदला मार्ग पर बड़े बड़े गड्ढे होने के कारण तेज रफ्तार जा रही कार से चालक का संतुलन बिगड़ जाने के कारण कार सीधे पेड़ से जा भिड़ी। यह हादसा इतना भीषण था कि कार में सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। यह हादसा सोमवार की देर रात 10 बजे के आसपास घटित हुआ। इस हादसे में मारे गए लोगों की शिनाख्त परतवाड़ा के एकलासपुरा निवासी अंकुश दिवते, आकाश कुकड़े, अंकुश कुकड़े व अक्षय अवघड़ के तौर पर हुई है। वहीं दूसरी ओर अकोला जिले में भंडारज बुजुर्ग के कुछ खिलाड़ी कबड्डी टूर्नामेंट जीतकर बड़ी खुशी खुशी अपने घर वापस लौट रहे थे, किंतु सड़क से गुजर रही कार ने उनकी मोटरसाइकिल की जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में एक खिलाड़ी की मौत हो गई और 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा पातुर वाडेगांव मार्ग पर सोमवार के तड़के घटित हुआ। मृतक युवक की शिनाख्त नागेश मोरे के तौर पर हुई है। नागपुर गेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत यास्मीन नगर में मोटरसाइकिल का हॉर्न बजाने जैसे मामूली बात को लेकर हुए विवाद में 2 आरोपियों ने उस्मान नगर परिसर निवासी साहिल खान रऊफ खान पर चाकू से हमला कर उसे बुरी तरह से घायल कर दिया। इस मामले में पुलिस ने इमाम नगर परिसर निवासी रियाज खान हाफिज खान को गिरफ्तार किया है। वहीं गुलिस्ता नगर परिसर निवासी नदीम अंदा नामक आरोपी फिलहाल फरार है। कोविड प्रतिबंधात्मक नियमों को तोड़कर देर रात तक बेकरी खुली रखने और जुर्माना न भरने पर प्रशासन ने नागपुर गेट पुलिस थाना क्षेत्र के वलगांव रोड स्थित अपनी बेकरी में सील लगाते हुए ताला ठोक दिया। इसी तरह परिसर में बिना मास्क लगाए घूमने वाले 8 नागरिकों पर 4000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।